अभी हमने क्या बात करी सेक्शन नंबर 211 के बारे में, जहां पर चार्ज के चैप्टर नंबर 17 में सेक्शंस बता रखे हैं आपको, कितने से कितने 211 से लेकर के 240 224, मतलब 224 तक के सेक्शंस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली 211 में जो सेक्शन है अपना, इसमें क्या देखा था, इसमें हमने देखे थे कंटेंट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चार्ज होता क्या है, हमने इस चार्ज के बारे में क्या जाना था कि चार्ज का मतलब एक रिटन नोटिस होता है, एक क्या है रिटन नोटिस है जो किसको दिया जाता है, टू द अक्यूज। और ये किस बात का रिटन नोटिस होता है, एक्यूजेशन को लेकर। किसका है, एक्यूजेशन, मतलब जो जो आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं और किसके द्वारा बनाया जाता है, ये मैजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाता है। ये इतनी सारी बातें हमने देख ली थी कि इसको फ्रेम करने वाला कौन होगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट होगी। क्या होता है, ये रिटन नोटिस होता है, किसको दिया जाता है, उसको। उसके अंदर होता क्या है, एक्यूजेशन, मतलब आरोप लगे हुए होते हैं। और ये आरोप जो है वो कैसे होने चाहिए, प्रिसाइज और कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने ये सारी चीजें देखी थी, प्रिसाइज कंसाइज, इन सब चीजों के बारे में देख लिया। फिर हमने 212 देखा, जहां पर हमें कंटेंट्स के बारे में, टाइम और प्लेस के बारे में बात हो रही थी कि सपोज करो कोई ऑफेंस अगर कहीं पर कमिट हुआ है, तो ऑफेंस कमिट होने के टाइम पर क्या तो क्या टाइम था उस टाइम पर और प्लेस क्या था, ये हमने देखा था इसके अंदर। साथ ही साथ हमने सेक्शन नंबर 213 देखा, सेक्शन नंबर 213। सेक्शन नंबर 213 में क्या देखेंगे हमने, यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर कोई चीज छूट जाती है तो सेक्शन 211 के अंदर समझा नहीं पाए, 212 में हम पूरी बात नहीं समझ पा रहा, पेटी अक्यूज जो है, क्योंकि हमें समझाना बेसिकली किसको है, यहाँ पर हमें अक्यूज को ही बता रहा है ना सारी चीजें, लेकिन हम फिर भी नहीं समझा पा रहे, तो वो कह रहा है कि 213 के अंदर आप क्या कर दो, उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, उस ऑफेंस को जिस तरीके से किया गया है उन सब चीजों को लिख दो। ठीक है ना, जो जो चीज छूट गई है, तो मेनली उस चीज से जो जिस बात से अक्यूज समझ सकता हो वो सारी चीजें लिख दो। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 214। सेक्शन नंबर 214 प्रिजम्पशन की बात करता है, क्या कहता है, शैल बी प्रिज्यूम और डीम टू बी प्रिज्यूम, मतलब आपको आपने कोई शब्द, जैसे सपोज करो कोई सेक्शन आपने उसके संबंध कर दिया, जैसे कि चोरी का जो ऑफेंस है वो कहाँ है, 378 कहता है, लेकिन आपने क्या कर दिया वहां पर 379 लिख दिया। सेक्शन नंबर 379 के अंदर इसके ऊपर धारा लगाई जाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि केवल 379 के लिखने से क्या कि इस व्यक्ति को क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो ये क्या हो गया, एक शैल प्रिज्यूम हो गया ना, कि ये शब्द लिखने से ही समझ में आ गया कि क्या किया उसने। जैसे सपोज करो उसने थेफ्ट लिख दिया होता वहां पर, तो थेफ्ट से समझ में आ गया ना कि किसकी बात कर रहा है, 379 की बात कर रहा है। तो ये आपको कौन बताता है, इसका प्रिजम्पशन जो है कौन सा सेक्शन बताता है, 214। फिर साथ ही साथ हमने एक और सेक्शन देखा, कौन सा, 215। 215वां सेक्शन जो है वो किसकी बात करता है, इफेक्ट ऑफ एरर की बात करता है। इफेक्ट ऑफ एरर के बारे में मैंने कल आपको काफी डीपली तरीके से बताई सारी बातें इसके बारे में, कि इफेक्ट ऑफ एरर का मतलब क्या है, कि जब मजिस्ट्रेट कभी चार्जेस बना रहा है और उन कंटेंट्स को लिखते समय कोई उससे एरर हो जाए, या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की या किसी कंटेंट्स की, टाइम प्लेस नाम जो अक्यूज का है वो गलत लिख दिया उसने, तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई है और उसमें दो चीजें क्या होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो, जस्टिस जो है न्याय जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया हो, या दूसरा तरीका क्या था उसका, या उससे उस फैक्ट से क्या हो गया, मिसलीड हो गया अपना कौन कौन हो गया, अक्यूज। अक्यूज अगर उस फैक्ट से मिसलीड हो गया है तो फिर वो क्या मानी जाएगी, एरर मानी जाएगी। इस एरर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये एरर जो है आप किसके साथ पढ़ते हो, रीड विद सेक्शन नंबर 464। सेक्शन नंबर कौन सा अपना 464, इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई तरीके का कोई इश्यू यहाँ पर अराइज हो जाता है, ठीक है, मैंने इसके सारे एग्जांपल भी बता दिए थे, खुदा बख्श वाला और वो जो दूसरा एक
डी और ई एग्जाम्पल 215 की कल उनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। एक तो है आपका 215 का इलस्ट्रेशन जो है, एक तो है डी और दूसरा ई, खुदा बख्श के रिलेटेड खुदा बख्श, और दूसरा एक और व्यक्ति था उसके अंदर हैदर बख्श। इनकी रिलेवेंट मैं दो सेक्शंस को आपको बता चुका हूं, इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सेक्शन हमारे स्टार्ट होते हैं 216 से। सेक्शन नंबर 216 क्या क्या आता है देखिए। सेक्शन नंबर 216 में, सेक्शन नंबर 216 जो है अपना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। वैसे इन जनरल क्या होता है, चार्ज एक बार फ्रेम होने के बाद उनके अंदर कोई भी ऑल्टरेशन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने देखा कि एरर अगर किसी तरीके की होगी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो कैसी एरर है, अगर ऐसी एरर है जिससे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को नुकसान हो सकता है या मिसलीड हो सकता है, आपको उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसने मेरे ऊपर चार्ज लगा दिए, तो फिर ऐसी केस में तो उनमें ऑल्टरेशन हो सकता है, वैसे नहीं होते इन जनरल। तो कह रहा है कि अगर ऑल्टरेशन होंगे तो फिर क्या दोनों सेक्शन उसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो कह रहा है कब ऑल्टर हो सकते हैं, चेंजेस कब किए जा सकते हैं। तो कह रहा है एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड एनी चार्ज एट टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो अपने कैमरे ऑन कर लो आप। आशा जी, निशा जी, कीर्ति, यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें क्या समझना है, इसका जनरल प्रोविजन। ये जनरल प्रोविजन आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि क्या कह रहा है इस केस में। यहाँ पर इसमें इस केस में कहा इसने कि जजमेंट के प्रोनाउंस करने से पहले ही इन चार्जेस के अंदर ऑल्टर कर सकते हो। अगर एट अ टाइम जजमेंट सुना दिया और उन चार्जेस के बेसिस सुना दिया, आप कहते हो अब चार्जेस को चेंज करो, तब नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये क्या कह रहा है, चार्जेस के प्रोनाउंस करने से पहले पहले ही आपको जजमेंट के प्रोनाउंस करने से पहले पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस को ऑर्डर किया जा सकता है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए तो फिर उन केस में नहीं किया जाता। क्लियर ये चीज? लेकिन कब किए जा सकते हैं और कब नहीं किए जा सकते, दो सिचुएशन अराइज कर रखी है। अंडरलाइन करें दो शब्दों को। क्या लिखा हुआ है, ट्रायल इज नॉट लाइकली, लिखा हुआ है ना, उसको अंडरलाइन कीजिए। किसके साथ जोड़ना है उसको, टू प्रिजुडाइज द अक्यूज। अगर चार्जेस को कब ऑल्टर किया जाए और कब नहीं किया जाए, तो कह रहा है कि अक्यूज जो है अगर उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता हो उस चीज का, उसको इफेक्ट करते हो वो चार्जेस, तो फिर उस केस में अगर कोई इफेक्ट नहीं करे हो, क्या लिखा हुआ है, लाइकली टू, ट्रायल इज नॉट लाइकली टू प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब हुआ कि उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, उसके विपरीत जा रहे हैं चार्जेस। और अगर उसको इफेक्ट कर रहे हैं वो, तब तो क्या करेगा, नया ट्रायल चालू करवाए। लेकिन अगर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है उससे, प्रेजुडाइज कोई विपरीत प्रभाव उसके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों चेंज करवाएगा, जब तो कोई जरूरत ही नहीं है ना चेंज करवाने की। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं कि ये तो आपका 216 का जो सबसेक्शन नंबर 2 है, 216 का जो सबसेक्शन नंबर 3 है, सॉरी 3 है, इसके अंदर क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा है कि प्रोसिक्यूटर, आप क्या करना चाहते हो, मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं यार ये चार्जेस जो लगाए वो गलत तरीके से लगा दिए, कुछ मिसलीड हो गया है, तो अब कह रहा है कि भाई अक्यूज ने इतनी मेहनत करी है अपनी तरफ से डिफेंस देने, और अपनी तरफ से अक्यूज की विपरीत वाली पार्टी दूसरी पार्टी कौन थी बताओ। एक तो अक्यूज की साइड से एडवोकेट होगा, दूसरी साइड से कौन सा एडवोकेट, क्रिमिनल केस में कौन होता है, मैं माइक ऑन करके बताऊं, स्टेट होती है ना सर, गवर्नमेंट। अरे स्टेट होती है, एडवोकेट होती है स्टेट, प्रोसिक्यूशन साइड से होती है ना, प्रोसिक्यूशन साइड से प्रोसिक्यूटर होता है, पीपी होगा या एपीपी होगा, वही तो होगा। तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो, अगर उसके चीजों पे उसने तो इतनी मेहनत करी एविडेंस बनाने में, और बाद में आप चेंज कर दो तो सब ये तो है ही नहीं इसमें, तो इफेक्ट पड़ गया ना उस चीज पे। तो कह रहा है अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जैसा चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने देगा, उसका ट्रायल ऐसे ही चला देगा। नीचे लिखा हुआ है देखिए सबसेक्शन नंबर 3 में, proceed with the trial if alter or added charge has been original charge।
उसको ऐसे ही चलाएगा, चार्जेस को तो चेंज कर देगा और प्रोसीड करता जाएगा वैसे ही, क्योंकि प्रभाव तो कोई गलत पड़ नहीं रहा उन पे, कर देगा थोड़ा बहुत अगर कोई चेंजेस है तो वो कर दी। लेकिन इसके बारे में सबसेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? सबसेक्शन नंबर 4 पे लिखिए, वहां पर लिखा हुआ है ट्रायल इज लाइकली। तो लाइकली जो शब्द है, ट्रायल इज लाइकली को अंडरलाइन कीजिए और इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट को छोड़ दीजिए। कोर्ट के ओपिनियन में ऐसा लग रहा है टू द प्रेजुडाइज टू द अक्यूज, टू द प्रेजुडाइज द अक्यूज लिखा हुआ है ना, उसको उसके साथ मैच बढ़ा लीजिए। तो इससे क्या समझ में आएगा हमें कि या तो अक्यूज या प्रोसिक्यूटर जो है उस ऐसे चार्जेस के ऑल्टरेशन से क्या हो रहा है, उन पे प्रभाव पड़ रहा है उस चीज का। ये किसका ओपिनियन है? कोर्ट का ओपिनियन है। कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे चार्जेस मैं ऑल्टर करूंगा तो क्या हो सकता है, अक्यूज के नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि उसको सारे एविडेंसेस विटनेसेस सब बदलने पड़ेंगे। और दूसरा क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूटर की साइड से भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो फिर ऐसे केस में वो क्या कह रहा है, ऐसे केस में उसने लिखा है कि कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट में मतलब डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट में लिखने से क्या लिखा हुआ है, ईदर डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल, अंडरलाइन कीजिए न्यू ट्रायल के ऊपर। अब वो डायरेक्ट कर सकता है, निर्देश कर सकता है इस बात के लिए कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, नया ट्रायल भी चला सकते हो। दूसरा लिखा हुआ है एडजन द ट्रायल ऑफ सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी, और जितने समय के लिए अगर जरूरी लगेगा उस टाइम के लिए उसे क्या कर देगा, एडजन कर देगा। क्योंकि भाई आप उसने चार्जेस को ऑल्टर कर दिया। सपोज करो नया ट्रायल तो चलाने की मना कर रहा है, क्योंकि सपोज करो बीच का जो प्रोसीडिंग टाइम है कम से कम उनको लग गया 6 महीने। उन्होंने अपनी तरफ से जो जो चार्जेस अक्यूज के ऊपर लगा रखे थे उसके हिसाब से डिफेंस में अक्यूज क्या है अपनी तरफ से विटनेसेस एविडेंसेस सारे कुछ लिया। और जो दूसरा पार्टी थी, दूसरी पार्टी कौन थी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी अपनी तरफ से चार्जेस और विटनेसेस सब कुछ इकट्ठा कर रखे थे। लेकिन कोर्ट ने क्या कर दिया, कुछ चीजों को जो चार्जेस थे उनको चेंज कर दिया, फैक्ट को चेंज कर दिया। अब इससे प्रभाव किस पे पड़ा, एक तो अपने अक्यूज पे पड़ गया या दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूटर पे पड़ सकता है। तो फिर ऐसे केस में वो क्या कर रहा है, अब अब चेंजेस कर दिए चीजों में, फैक्ट को चेंज कर दिया, तो अब दोबारा से विटनेसेस और एविडेंस लाने पड़ेंगे ना, तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा उनको लाने में। जब टाइम लगेगा तो फिर वो क्या करेगा, जब टाइम लग रहा है तो उस टाइम तक के लिए उस प्रोसीडिंग को क्या कर देगा, एडजर्न कर देगा, रोक देगा और कहेगा ऐसा करो पहले अपने अपने एविडेंसेस को इकट्ठा कर लो, फिर इसके ऊपर दोबारा से कार्रवाई की जाए। तो ये दो शब्द जो है यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है या तो पूरी कार्रवाई को ही चेंज कर देगा, क्या कहता है, न्यू ट्रायल चला देगा, और दूसरी बात क्या कही इसने, एडजर्न कर देगा। क्लियर है चीज? ये दो शब्द यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 3 के बारे में सारी चीजें पता चल गई, सॉरी 3 और 4 के बारे में। लेकिन जब भी ऐसा कुछ करेगा, जैसे कि इसमें सपोज करो ऑल्ट्रेशन कर दिया चार्जेस के अंदर, मजिस्ट्रेट ने ऑल्ट्रेशन कर दिया, तो क्या करेगा, उसको रीड करके सुनाएगा। ये चेंजेस कर दिए हैं तो उस ड्यूटी हो जाएगी उस मैजिस्ट्रेट की जो ऑल्ट्रेशन कर रहा है इस तरीके का, तो वो क्या करेगा, सबसेक्शन नंबर अकॉर्डिंग सबसेक्शन नंबर 2 क्या करेगा, रीड और एक्सप्लेन द अक्यूज। क्लियर है चीज? आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन ऑल्टर और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, the case shall not proceed with the until such a sanction is obtained or unless sanction has been already obtained for the prosecution on the same facts as those on which the alter or added charge is founded। आपने पहले प्रोविजंस पढ़ रखे हैं, मैंने आपको चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ाया था, बताओ, चैप्टर नंबर 14 पढ़ाया था ना। चैप्टर 14 प्रोविजंस के लेकर के कहता है, तो वहां पर उसने एक चीज बताई थी, उसका जो चैप्टर का नाम पढ़ते तो क्या बोलता है वो, कंडीशन रिक्विजिशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ऐसा कहता है ना। तो मतलब प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको कंडीशन रिक्विजिट करनी पड़ेगी, और वो कंडीशंस के लिए क्या क्या रखा है कि परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना उनकी परमिशन के कोर्ट कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता, ये कहता है ना। तो यहाँ पर वही चीज एक्सप्लेन करके क्या लिख दिया है सबसेक्शन 5 में, कि जहां पर ऐसा ऑल्ट्रेशन आप चार्जेस में कर रहे हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी,
वहां पर सहमति लेनी पड़ेगी ऐसे लोगों से जिनकी प्रीवियस अप्रूवल के बिना चार्जेस फ्रेम किए ही नहीं जा सकते। अगर जरूरी लगेगा तो, और जरूरी लगा तब तो आपको प्रीवियस सैंक्शन के खिलाफ उस पर चार्ज लगा ही सकते, है कि नहीं? और अगर नहीं लगेगा कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आप चल लेते उस केस। तो इन चीजों के बारे में आपको बताता है सैंक्शन, प्रीवियस सैंक्शन की बात कौन करता है? सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर 5 और 216 का। क्लियर ये चीज? कोई डाउट यहाँ पर बताओ? बताओ कोई डाउट हो किसी को किसी तरीके का? कीर्ति जी, आगे देखिए सेक्शन नंबर, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए सेक्शन नंबर 217। 217 क्या कहता है इसी केस में? ये कहता है रिकॉल ऑफ द विटनेसेस व्हेन चार्ज इज ऑल्टर्ड। जब आपने ऐसे, जब आप ऐसे चार्जेस को ऑल्टर कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो उनके अंदर, तो फिर आपको वापस से विटनेस बुलाने पड़ेंगे कि नहीं बुलाने पड़ेंगे? आगे ना बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि आप कोर्ट ने तो कर दिए मजिस्ट्रेट ने एविडेंसेस को देखते हुए, लेकिन वो कहता है कि साहब मेरे को डिफेंस में फिर इस जो चार्ज आपने ऑर्डर किए हैं उनके अकॉर्डिंग मेरे को विटनेसेस और लाने चाहिए। तो फिर क्या करेगा? अब जब विटनेसेस लाएगा, एविडेंसेस अलग से लाएगा, तो उनके लिए क्या करेगा? कोर्ट को एप्लीकेशन देगा और उससे कहेगा कि साहब मेरे को विटनेसेस चाहिए। तो इसलिए लिखा हुआ है रिकॉल ऑफ द विटनेसेस। जो विटनेसेस आपको ऑलरेडी, देखो इसको अगर समझना है तो आप कैसे समझ सकते हो? जैसे सपोज करो आपके पास पुलिस रिपोर्ट आई थी ना, पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट की बात हो रही है 173 के अंदर। आपने जो एविडेंसेस ले लिए थे, एविडेंसेस किसके लिए थे? जैसे कि 164 में लिए थे, 161 में लिए थे, इनमें सब एविडेंस लिए थे आपने। अब उन एविडेंसेस के अलावा भी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई और उनको देखते हुए चार्ज लगा दिए, लेकिन वो कहता है कि और ऑल्ट्रेशन करने हैं, कुछ और चार्जेस भी लगाने हैं, विटनेस और चाहिए कि नहीं चाहिए एक्स्ट्रा में। तो उसके लिए क्या कह रहा है ये कि whenever the charge is altered or added by the court after the commencement of the trial, ट्रायल की कमेंसमेंट के बाद कोर्ट क्या करती है? चार्जेस को ऑल्टर कर देती है कभी भी और ऐड कर देती है। तो फिर उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अक्यूज क्या कर, अक्यूज क्या होगा भाई? इफेक्ट तो यही होते हैं ना भाई, वो अपनी तरफ से डिफेंस में लाएगा, अपनी थोड़े बहुत अगर चार्जेस लगाने तो दूसरा पक्ष अपनी तरफ से लाएगा विटनेसेस। तो कह रहा है कि अक्यूज और जो प्रोसिक्यूटर होगा उन दोनों को अलाउ कर देगा। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट कर देगा, कोर्ट कर देगा, और उनसे क्या कहेगा? अब चाहो तो क्या करो, रिकॉल कर लो विटनेसेस को, एविडेंसेस को अगर लाना चाहते हो, कोई और चीज मंगवाना चाहते हो वो भी मंगवा लो, जो कि पहले आ चुके हैं उनको भी मंगवा सकते हो, और रीसमन करवा सकते हो जो जिनको पहले समन करवा दिया, पहले तो किसी और केस में करवाया था, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए करवाया था, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, इससे और चीजें और उगलवानी है, उनको निकलवानी है चीजें, तो उसके लिए रीसमन, एग्जामिन, इन सब कामों को करवा सकता है टू सच ऑल्ट्रेशन और एडिशन। ऑल्ट्रेशन के अंदर एडिशन भी शामिल होता है, ये तो बात समझते हो ना, कि कोई चीज अगर हटाई है तो कुछ चीज जोड़ भी जा सकती है। सपोज करो पहले तो उसके ऊपर थेफ्ट का ही चार्ज लगा रखा था आपने, लेकिन बाद में आपने क्या कहा कि थेफ्ट नहीं सर, ये तो रॉबरी का केस है, ये तो किसी और चीज में भी इन्वॉल्व था, चार्जेस आपने बढ़ा दिए। जब चार्ज बढ़ा दिए तो विटनेसेस भी चाहिए, उसके लिए एविडेंस और चाहिए, तो जिसके ऊपर लगाओगे तो दूसरा डिफेंस भी तो लेगा उस केस में, तो उसलिए क्या करेगा? वो विटनेसेस को रिकॉल करेगा, रीसमन करवाएगा, सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अनलेस को अंडरलाइन कीजिए, अनलेस से क्या चालू हो जाता है? एक्सेप्शन चालू हो जाता है। जनरल रूल तो कहता है कि आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आपको अगर रीसमन करवाना है, एग्जामिन करवाना है, सब करवा सकते हो। अनलेस एंड अनटिल वाली बात यहाँ पर कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे ऑल्ट्रेशन के चक्कर में क्या करवा रहा है कि ऑल्ट्रेशन तो किया ठीक है, लेकिन ये क्या करना चाहता है? कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? विटनेस को काम बुलवा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कोई काम की है नहीं, फालतू का अपन फैलावाना चाह रहा है, ज्यादा टाइम ज्यादा खराब करेगा ये। नीचे लिखा हुआ है फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डिंग राइट, कि कोर्ट को वैसे तो अलाउ था, लेकिन मैंने क्या बताया था हमेशा से आपको कि जब शेल की बात हो और कोर्ट उस बात को पूरा नहीं करे तो वहां पर उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ते कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन वो है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कंसीडर, कोर्ट कंसीडर करता है कि प्रोसिक्यूटर और एक्यूज
इनमें से कोई भी जो कि रिकॉल करना चाहता है, री एग्जामिन करना चाहता है अपने ही विटनेस का फॉर द पर्पस ऑफ वेक्सेशन और डिले फॉर द और डिफीटिंग द एंड ऑफ द जस्टिस। लेकिन क्या है, तीन पर्पस ये आपको अंडरलाइन करने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके डाल लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कोर्ट कब अलाउ नहीं करेगा विटनेसेस का समन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 217 है ना। तो इन तीन पर्पज अगर है किसी के, कोई जस्टिस को फेल करना, झूठे एविडेंस लाने की कोशिश कर रहा है, गुमराह कर रहा है कोर्ट को, तो फिर ऐसे केस में एविडेंसेस को लाने से मना कर सकता है कोर्ट। लेकिन अगर करेगा तो रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। क्लियर है चीज। और आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस whom anything to be material। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, फर्दर चार्जेस और लगा दिए एक्स्ट्रा में उस व्यक्ति के ऊपर, तो अब जब चार्जेस ऐड कर दिए ना, तब तक थेफ्ट तक सीमित थी, तो हम थेफ्ट से रिलेटेड जो एविडेंसेस ला रहे थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, रॉबरी, मतलब उसका एग्रावेटेड फॉर्म बना दिया उसको, तो उसके लिए विटनेसेस और भी चाहिए। तो जब विटनेसेस और चाहिए तो क्या कह रहा है कि फर्दर एविडेंसेस भी चाहिए, तो उनको भी कॉल कर सकते। ऐसा नहीं कि जो पहले हो गए उनको ही बुलाए, और लोग जो हैं उनके लिए एविडेंसेस और विटनेसेस को भी इकट्ठा कर सकता है, उनको भी कोर्ट में अलाउ किया जाए। क्लियर है चीज। अब यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है, पार्ट नंबर 2, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बता रहा है इसके रिगार्डिंग। देखिए सेक्शन नंबर 218 टू 224, ये क्या है आपका सेकंड पार्ट है, जिसका चैप्टर का नाम है आपका ज्वाइंटर ऑफ द चार्ज। इसको अगर आपको समझना है तो ये ज्वाइंटर का मतलब समझना पड़ेगा। ये क्या कहता है यहाँ पर कि ज्वाइंटर का मतलब यहाँ पर ऑफेंसेस जो किए गए हैं, या तो वो मोर देन वन है, क्या है, मोर देन वन ऑफेंस कमिट किए गए हैं, या अगर ऑफेंस कमिट किए गए हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या है, ऑफेंस, या ऐसा हुआ है कि पर्सन जो है वो क्या है, ऑफेंस तो कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन वहां पर मोर देन वन पर्सन है, क्या है, मोर देन वन पर्सन, एक जगह मोर देन वन ऑफेंस हो रहे हैं और एक जगह मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा व्यक्ति है, तब क्या होगा, सबका एक साथ ज्वाइंट ट्रायल चलेगा कि नहीं चलेगा। और अगर जहां पर ऑफेंसेस एक व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं, ज्वाइंट में करे जाएंगे सारे सारे, कंबाइन करके एक ही तो ट्रायल चलाया जाएगा। तो इन दोनों कंसेप्ट के बारे में आपको कौन सा सेक्शन चैप्टर बता रहा है, चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 70। क्या कहता है, सेक्शन नंबर 218 से 224 के बारे में बात कर रहा है। और सबसे पहला जो आपका 218, मैंने कल ही बताया आपको इसके बारे में कि जो सेक्शन नंबर 218 है वो क्या बता रहा है आपको, जनरल रूल बता, क्या बता रहा है, जनरल रूल। आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये जब जनरल रूल बताता है तो इससे नीचे के जितने भी सेक्शंस आएंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, एक्सेप्शंस हैं। क्या है, एक्सेप्शंस माने जाए, अपवाद है वो इसके। क्यों है, क्योंकि और सेक्शन तो कहते हैं कि सबका ज्वाइंट में कंबाइंड में ट्रायल चलेगा और सबके ज्वाइंट चार्जेस एक साथ लगा दिए तो वो चलेंगे। लेकिन 218 कहता है कि जब भी जो भी ऑफेंस, अगर उसने 10 ऑफेंस किए तो 10 ही चार्ज चलेंगे, 10 सेपरेट चार्जेस लगेंगे और 10 सेपरेट चार्ज का सेपरेट ही ट्रायल किया जाएगा। क्या कहता है जी, सब सेक्शन नंबर देखिए 1, सेक्शन नंबर 218, सेपरेट चार्जेस फॉर द डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, अलग अलग ऑफेंसेस हैं, तो उनके लिए सेपरेट चार्जेस की बात करता है। क्या कहता है, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज अक्यूज्ड देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज। शैल लिखा हुआ है, देखिए शैल का मतलब ये ही कंपलसरी होगा, इसका मतलब ये बाइंडिंग है अपॉन अकॉर्डिंग टू द एक्ट, shall be separate charge or and every charge shall be tried separately। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो उसने
ऑफेंस कमिट किए, जैसे थेफ्ट किया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या कुछ एक्सटॉर्शन, जितने भी ऑफेंस करे, अलग अलग ऑफेंसेस कमिट किए हैं, तो क्या कहता है, हर एक ऑफेंस के लिए अलग अलग ट्रायल ही चलाया जाएगा। ये क्या बन गया, इसका जनरल रूल बन गया, है कि नहीं? ये क्या है, इसका जनरल रूल है। इसी के रिगार्डिंग आगे क्या कहता है ये देखिए, लेकिन इसका प्रोवाइडो जो है वो इसका एक्सेप्शन बन जाता है। और क्या कहता है ये कि वेयर द अक्यूज पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग। अब देखो, अक्यूज पर्सन खुद एप्लीकेशन दे रहा है और वो भी राइटिंग में दे रहा है। किसको दे रहा है? चार्ज और ट्रायल कौन लगा रहा है इसके ऊपर? मजिस्ट्रेट ही तो करता है ना। तो मजिस्ट्रेट को ये एप्लीकेशन दे रहा है इस बात के बारे में, सो डिजायर, जब उसकी इच्छा है किस बात के लिए, कि मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट सच पर्सन इज नॉट लाइकली टू प्रेजुडिस देयर बाय, कि ऐसा अलग अलग चार्ज लगाने से उसका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? भाई सपोज करो उसके ऊपर चार चार्जेस लगा रखे अलग अलग ऑफेंस के लिए, तो अब कह रहा है कोर्ट की भाई 4 ट्रायल चलेंगे, तो एक ऑफेंस को सुलझाने में 2 साल लग गए, तो मतलब ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 10 साल निकल जाएंगे बेचारा, वो ट्रायल में निकल जाएंगे। तो फिर ऐसे केस में क्या कह रहा है कोर्ट, अक्यूज के ऊपर अगर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अंडरलाइन कीजिए, नॉट लाइकली टू प्रेजुडाइस। और दूसरी बात यहाँ पर इन राइटिंग, एप्लीकेशन इन राइटिंग लिखा हुआ है ना, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कोर्ट, क्या अक्यूज के पास ये अधिकार है कि वो राइटिंग में लिख के कह दे कोर्ट से कि भाई ज्वाइंट ट्रायल चला दो मेरा तो 1 साल? तो भाई उनका राइट है। अक्यूज और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसके ऊपर कोई भी प्रभाव, देखो एक बात समझनी है आपको, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है मजिस्ट्रेट की, भाई अक्यूज तो कह रहा है किस बात के बारे में कि सर मेरा तो 1 साल चला, तो सारा कंबाइंड करेगा। मजिस्ट्रेट को भी फायदा है इसमें, उसको भी टाइम ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट जब उसकी एप्लीकेशन आएगी तो उस पर विचार करेगा, कंसीडर करेगा उस एप्लीकेशन को, क्या किसी अक्यूज के खिलाफ जो हम चार्जेस को साथ में लगा रहे हैं कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा उससे, उस पर कहीं पता चले कि ऑफेंस सपोज करो उसने किसी पे 50 डंडे मारे, तो हर चीज का आपने हर्ट हर्ट का ऑफेंस लगा दिया। आपने कहा कि ये हर्ट, फिर उसने 50 डंडे मारे तो आपने कहा कि साहब ग्रीवियस हर्ट बन रहा है। फिर उसने हर्ट करने के अलावा थेफ्ट किया या कुछ और भी ऑफेंसेस कमिट कर दिए, चार्जेस बहुत सारे लगा दिए, तो आप क्या सोच रहे हो जब कंबाइंड में ले रहे हो, भाई सेपरेट सेपरेट करने के लिए क्यों कहा है कि भाई कहीं मजिस्ट्रेट एग्रेशन में ना आकर के उसे हैबिचुअल ऑफेंडर ना मान ले, कहीं उसको बेचारी को देनी थी 1 साल की सजा और गुस्से में आकर के 5 साल की सजा सुना दे। तो क्या कह रहा है कि सेपरेट चार्ज लगे तो सेपरेट ट्रायल होगा, तो आसानी हो जाएगी मजिस्ट्रेट के लिए भी सुलझाने में, और ज्यादा उसको उसी हिसाब से देखेगा। लेकिन कह रहा है ज्वाइंट ट्रायल करेगा सब चीजों को लेकर के, कंबाइंड करेगा उसको, तो क्या पता मजिस्ट्रेट गुस्से में आकर सॉरी कर दे, अपनी पावर का इस्तेमाल करते। ये पहली बात। साथ ही साथ इसने कहा, क्या कहा कि उसके ऊपर कोई विपरीत गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कह रहा है कि मजिस्ट्रेट अगर उसको लग रहा है कि कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नॉट लाइकली टू प्रेजुडाइस, तो फिर ऐसे केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट में ट्राई टुगेदर ऑल एनी नंबर ऑफ द चार्जेस, क्या करेगा, ट्राई टुगेदर ऑल और एनी नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट सच पर्सन, सबका, अब उसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं सपोज, अलग अलग चार्जेस लग रहे हैं उसको, तो उन सबको मिक्स कर देगा और उनका ट्रायल एक ही रख देगा, क्योंकि एप्लीकेशन अक्यूज के थ्रू दी गई, उसको देखते हुए। क्लियर ये चीज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इसने क्या लिख दिया कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall not affect the operation of the provision of section number 219, 220, 221 और 223। कह रहा है कि ये जो सेक्शन नंबर 18 का सबसेक्शन नंबर 1 है, 218 का सबसेक्शन नंबर 1 है, इससे कोई भी प्रभाव हमारे इन सेक्शंस पर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे एक्सेप्शन हो गए नहीं होंगे इसके, क्योंकि ये तो खुद ही कहते हैं कि ये ज्वाइंट ट्रायल चलेगा सबका, और ये मना करता, तो इसलिए कह रहा है तब इन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक्सेप्शन होगा। तो क्या कह रहा है, अगर पढ़ो तो इसे, तो दिस सबसेक्शन 1 shall not affect the operation of the provision of section number 219, 220, 221A और 221 और 223। क्लियर है चीज? आगे देखिए इलस्ट्रेशन से समझो इस बात को, क्या कह रहा है, is accused of the theft
ऑन वन ओकेजन, एक टाइम पर उसने एक ऑफेंस कमिट किया, थेफ्ट कर दिया, और दूसरी साइड उसने क्या कर दिया, दूसरे ओकेजन पर उसने क्या कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया। तो थेफ्ट के लिए 378 लग गया, मतलब 379 लग गया, और दूसरा लग गया ग्रीवियस हर्ट के लिए 325 लग गया कि नहीं लग गया आईपीसी का। तो कह रहा है कि अब जब ग्रीवियस हर्ट के लिए और थेफ्ट के लिए जब ट्रायल चलाया जाएगा ना, तो उनको सेपरेट चार्ज करके सेपरेट सेपरेट ट्रायल चलाया जाएगा, थेफ्ट के लिए अलग और ग्रीवियस हर्ट के लिए अलग किया जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर 219 के रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या कहता है, सेक्शन नंबर 219 क्या कहता है इसके रिगार्डिंग, क्या कह रहा है ये? आपको हेडिंग टाइटल से ही समझ में आएगा इसका मतलब क्या कहता है। 3 ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड के 3 ऑफेंसेस अगर एक ही साल में विद इन ईयर किए जाते हैं तो मेरी चार्ज टुगेदर, तो सबका चार्ज जो है वो एक साथ, मतलब ट्रायल जो होगा वो एक साथ ही चलाया जाएगा। कैसे बताया इसने? सेम काइंड के 3 ऑफेंसेस। अब ये सेम काइंड क्या होता है ये समझना पड़ेगा हमें, और कितने में कह रहा है, विद इन वन ईयर, एक साल के अंदर, मतलब 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने की बात कर। अब ये सेम काइंड का क्या फंडा है, क्या सेम काइंड का मतलब ये है कि उसने एक घर में चोरी करी एक टाइम पर, फिर 3 महीने बाद फिर से चोरी करी, थेफ्ट कर दिया, और फिर 3 महीने बाद फिर से चोरी करी, तो 3 बार चोरी करी, तो ये सेम काइंड का ऑफेंस है कि नहीं? बोलो। तो इन सब में इसको 3-3 साल की है सजा। तो क्या कह रहा है कि सबको कंबाइंड करके एक ट्रायल चला दो, नहीं तो अलग अलग चलाओगे ऐसे लोग बर्डन ऑफ केसेस हो जाएंगे, केसेस का नंबर ऑफ केसेस का बर्डन हो जाएगा दुनिया भर का। तो इसलिए क्या कह रहा है कि साहब ज्वाइंट ट्रायल में जो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे तो थेफ्ट अलग अलग किए ना, अलग अलग ओकेजन पे, तो क्या होना चाहिए था ऐसे केस में, 218 के अकॉर्डिंग तो ये कहता है कि सेपरेट चार्ज लगाओ और सेपरेट ट्रायल कर दो, है कि नहीं? लेकिन इसने क्या कह दिया, 3 जगह 3 चोरी करी है तो 3 चोरी के लिए एक ही ट्रायल चलाओ। क्लियर है चीज? अब सेम काइंड का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि ये सेम काइंड का मतलब समझना है, ये तो सेम काइंड क्या हुआ, एक ही तरीके के सेक्शन उसके ऊपर लागू हो। अब देखो सेम काइंड क्या होता है, पहले इसको समझ लो फिर समझाऊंगा इसके बारे में। पढ़ते हैं इसे, देखो सब सेक्शन नंबर 1 देखिए। When a person is accused of more offenses than one of the same kind, एक से ज्यादा अगर उसने offenses commit किए हैं, वो भी कैसे, सेम काइंड के, और कब किए हैं कमिटेड, विद इन अ स्पेस ऑफ 12 मंथ्स, स्पेस ऑफ 12 मंथ्स, मतलब उस 12 महीने के अंतराल के अंदर अंदर ही उसने ऐसे ऑफेंसेस कमिट किए हैं। अब वो अंतराल क्या है, अंतराल का मतलब यहाँ पर ये है इंटरवल में, 3 महीने में एक किया, दूसरे 2 महीने में किया, फिर करा उसने 3 महीने, इस 12 महीने के अंदर। क्लियर है चीज? क्या कह रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट सच ऑफेंस। फर्स्ट सपोज करो उसने काउंट कहां से किए जाएंगे, 12 मंथ, जहां उसने पहला ऑफेंस किया है और लास्ट करा है, तो यही से तो काउंट होगा ना 12 महीने। ये ऐसे कह रहा है, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन, और लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, क्या कह रहा है कि ऑफेंस जो किया गया हो, कहीं सोचो आप उसने ये सारे ऑफेंसेस एक ही व्यक्ति के साथ किए हो, अंडरलाइन कीजिए, वेदर सेम पर्सन। सेम पर्सन का मतलब क्या है, यहाँ पर अग्रीड की बात कर रहा है, जिसके घर में चोरी हुई है। तो क्या कह रहा है कि या तो उसने ये सारे ऑफेंस एक व्यक्ति के साथ किए हो या किसी अलग व्यक्ति के साथ किए हो, लिखा हुआ है नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यूज के ऊपर, एक के साथ 3 कर दिए हो या अलग अलग घरों में जाकर के 3 जगह चोरी करी हो उसने, तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें तो क्या देखना है, अक्यूज ने कितने ऑफेंस किए एक साथ, तो उसका ट्रायल पढ़ चला रहे हैं। क्लियर है चीज? आगे देखिए क्या कह रहा है ये, ही मे बी
चार्ज विद और ट्राइड एट अ वन ट्रायल, तो इसके ऊपर जितने भी चार्ज लगाए जाएंगे उनका चार्ज का ट्रायल जो होगा वो एक ही ट्रायल में चल जाएगा। क्लियर है चीज? आगे देखिए क्या कह रहा है, एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3, जो ऑफेंसेस आपने किए हैं एक बार में ट्रायल चला रहे हैं उन सबका, लेकिन वो क्या कह रहा है, नॉट एक्सीडिंग 3, एक साथ आप लोगे तो उसके ऊपर केवल 3 ऑफेंसेस का ही लगा सकते हो, लेकिन वो सेम काइंड के होने चाहिए। जैसे सपोज करो उसने एक साल में हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसने 10 ऑफेंस कर दिए और वो सारे के सारे सेम काइंड, कितने हैं, सेम काइंड के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने कितने ऑफेंस किए, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। ये जो 3 ऑफेंस किए सेम काइंड के 3 महीने में किए थे, विद इन 3 मंथ्स, और ये सेम काइंड के थे, ये विद इन 3 मंथ्स किए, और ये भी सेम काइंड के विद इन 3 मंथ्स किए, लेकिन कितने महीने में कर दिए इसने सारे के सारे, विद इन 1 ईयर। कितने साल में किए, एक साल में ही करेंगे तीनों टाइम। तो अब कोर्ट को तो दिक्कत आएगी ना कि भाई जब इसने सारे सेम काइंड के तो क्या एक भी ट्रायल चला नहीं, सबका घुमा दे, क्या करेगी कोर्ट? तो कोर्ट क्या करेगी, इसको 3 पेयर में लेगी, एक इस तीन ऑफेंस का सेम ऑफेंस है, लेकिन सेम ऑफेंस का होने पे भी एक्सीड एक से ज्यादा 3 से ज्यादा ले नहीं सकती, तो एक ट्रायल तो इसका चलाएगी, फिर इन तीनों को एक साथ कंबाइन ले लेगी, फिर एक ट्रायल इसका चल जाएगा, और फिर इन तीनों को ले लेगी, फिर इसका एक ट्रायल चल जाएगा। अब चाहे सेम पर्सन के साथ हो चाहे नहीं हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब एक साल में इसने 9 ऑफेंस किए तो 3 ट्रायल चल गए इसके, क्योंकि कोर्ट को बाउंड कर रखा है ना पर कि भाई सब 3 से ज्यादा चला नहीं सकते आप, ठीक है। अब देखिए आगे, ऑफेंसेस आर ऑफ द सेम काइंड when they are punishable with the same amount of punishment under same section of the IPC। अब देखो इसने सेम काइंड का मतलब बताया क्या होगा, ये स्टार लगा हुआ के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है सेम काइंड का मतलब क्या है। सेम काइंड का मतलब बताया कि ऑफेंसेस, बहुत जो भी ऑफेंसेस किए जा रहे हैं वो सेम काइंड के कम माने जाएंगे, तो कह रहा है कि अगर उनकी पनिशमेंट सेम है, पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ punishable with the same amount of punishment under the same section। क्या मतलब है इसका, सेम सेक्शन के अंदर, सपोज करो उसने सारे के सारे ही चोरी करी है, तो क्या मतलब हुआ, 379 के अंतर्गत आता है, तो 379 में चोरी की जो सजा दे रखी है वो कितनी है, 3 साल, तो 3 साल इसकी 3 साल इसकी 3 साल इसकी, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, सेम ऑफेंस माना जा रहा है ना, सेम काइंड का ऑफेंस है। लेकिन कह रहा है कि सपोज करो ऐसा ही कोई ऑफेंस रहता है जिसकी सजा कोई अदर ऑफेंस है, उसकी सजा भी 3 साल है, तो क्या उसको भी सेम काइंड का नेचर का ऑफेंस मान ले गया, तो कह रहा है मान लो। और केवल इतना ही नहीं लगा कि आईपीसी में, वो क्या कह रहा है, एनी स्पेशल और लोकल लॉ, किसी भी लॉ के अंदर चाहे स्पेशल हो लोकल हो या आईपीसी हो, उसमें भी अगर सेम बता रखा हो तो फिर उसको सेम काइंड का ऑफेंस ही मानकर चलेगा।